Hi everyone, my name is Abhinav, as you have people already known to me and I am known to you obviously. तो लास्ट लेक्चर तक हम कहानी पढ़ चुके थे कि किस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की कहानी हमने पढ़ी थी कि अगर नए राज्य बनाने हों, इंडिया का जो नाम है उसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, अगर इंडिया के अंदर से स्टेट्स को बनाना हो या बाहर से राज्यों को जोड़ना हो तो किस किस तरीके के कंसर्न होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम विच हैज़ ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज द डिमांड ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषाई राज्यों की मांग से संबंधित है। अब ये भाषाई राज्य क्या है, क्या संबंध है इस चीज़ का, क्यों पढ़ें एग्जाम के लिए, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक दो बातें जान लेते हैं। जैसे जिसको हम इंडिया बोलते हैं, जनरली व्हेन यू सी द यूरोपियन कंट्रीज दे कॉल इट सब कॉन्टिनेंट। व्हाट डू वी मीन बाय सब कॉन्टिनेंट? दे कॉल इट उप महाद्वीप। वाई उप महाद्वीप? वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ नेशन, तो हम नेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल देते हैं? देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन अबाउट इट। जब इनिशियली नेशन स्टेट बने, नेशन बना, और वैसे राष्ट्र और नेशन दो अलग चीजें हैं, तो इसलिए हम सिर्फ नेशन तक रखेंगे। तो जब नेशन का आइडिया प्रभाव में आता है यूरोप में, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो 1648 में एक ट्रीटी हुआ था विच वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, दैट वाज द टाइम जब ये मॉडर्न नेशन स्टेट आए। यूरोप में रोमन एम्पायर जब था किसी दौर में, उसके फॉल के बाद ये महसूस किया गया कि नए देश बनने चाहिए और उनका बनने का जो मायना होगा, जो उनका आधार होगा, दैट शुड बी द लैंग्वेज। और ये आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कई ऐसे देश बने जो लैंग्वेज के आधार पर बने। जैसे जो लोग इंग्लिश बोलते थे उन्होंने अपना एक कंट्री बनाया, दैट वाज कॉल्ड इंग्लैंड। जो लोग स्पेनिश बोलते थे उन्होंने अपना एक कंट्री बनाया, स्पेन। जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे उनका कंट्री बना फ्रांस। जो जर्मन बोलते थे उनका कंट्री बना जर्मनी। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे कंट्रीज बनने शुरू हुए, यानी जर्मनी बना जर्मन लैंग्वेज वाले लोगों के लिए। अब यानी यूरोप में जो नेशन की अवधारणा है, दो आइडिया ऑफ द नेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लैंग्वेज। और जब उन लोगों को इन्होंने इसी चश्मे के साथ इंडिया को देखा, उन्होंने बोला इंडिया में तो ऐसा नहीं है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है। इनफैक्ट कई लैंग्वेज तो एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि अगर आप मलयालम और हिंदी का कंपैरिजन करें तो लिखने का भी तरीका अलग है, और कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए तो लगभग व्याकरण भी अलग ही है। तो लोगों ने ये समझा कि भाई इंडिया एक नेशन तो नहीं है, बिकॉज उनका आइडिया ऑफ द नेशन जो है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा। हम तो एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो उन्होंने इंडिया को बोलना शुरू करा कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, कि भारत एक उपमहाद्वीप है। अब जब ये विचार आ गया तो बहुत सारे लोगों ने नेशन के नाम पे ही, कुछ लोगों ने इंडिया के अंदर ही कंसर्न रखे कि हमें भाई लिंग्विस्टिक स्टेट्स चाहिए, यानी देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। अच्छा, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, थोड़ा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। आगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, 1920 में गांधी जी ने मूवमेंट चलाया विच वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी एनसीएम बोल देते हैं, असहयोग आंदोलन। अब जो असहयोग आंदोलन है इसको चलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस इलीट पार्टी ना रहे, कांग्रेस आम जन की पार्टी बने। अब आम जन की पार्टी कैसे बन सकती थी कि आम जन को पहले तो ज्वाइनिंग फीस कम करें, बिकॉज कांग्रेस की ज्वाइनिंग फीस काफी थी। गांधी जी आए, उन्होंने ज्वाइनिंग फीस को कम करवाया, 8 आना कर दिया सालाना के लिए। उसके बाद यह तय किया गया कि कांग्रेस की प्रोसीडिंग सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ना हो, उनकी रीजनल लैंग्वेज में हो। और रीजनल लैंग्वेज कैसे कि अगर पंजाब में प्रोसीडिंग होनी है तो पंजाबी में हो, उस समय मराठ रीजन में होनी है तो मराठी में हो। इस तरीके से हमें ये तय करना था कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता कांग्रेस के साथ जुड़े। तो 1920 ये जो असहयोग आंदोलन है, इसके दौरान ही गांधी जी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि एक बार अगर आज़ादी मिल जाती है तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कि भाषा को लेते हुए बहुत सारे लोग आंदोलन में जुड़ेंगे तो आंदोलन मजबूत भी होगा। तो ये जो गांधी जी का प्रॉमिस है, इसको लेते हुए कई लोगों को जाहिर तौर पे ख्याल था कि आज़ादी के बाद भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई राज्य। ये लोग इस बात को समझते भी थे और वादा भी था कांग्रेस का, इनफैक्ट गांधी जी का वादा था। अब यहां से बात शुरू होती कि यहां से और आज की पोजीशन तक स्थिति कैसे पहुंचती है, यानी क्यों थे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, नेशन का आइडिया क्या है, ये थोड़ी बहुत चीजें हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसमें भी इस बात को लेकर विचार किया गया
कि भाई भारत में क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। इस बात को लेकर विचार किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही, यानी संविधान सभा से अलग नहीं है, संविधान सभा के अंदर ही एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एस के धर कमेटी। तो ये जो एस के धर कमेटी है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1948, 1948 में। और ये इंटरनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा की आंतरिक समिति है। यानी ये कमेटी ऐसी नहीं है कि आज़ादी के बाद अलग से बनाई गई हो। इसका काम यही था कि इस बात को देखना कि क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं, और अगर बना सकते हैं तो उनका मुआयना कैसे हो, किस तरीके से बने, कौन सी भाषाओं को लेकर बने, क्योंकि भाषाएं तो 200 से ज़्यादा हैं, इतने तो राज्य नहीं हो सकते। तो ये एस के धर कमेटी का काम था कि इस पूरी चीज़ों को देखे, एक रिपोर्ट बनाए और संविधान सभा को दे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई राज्यों के लिए जो पहली समिति बनाई गई, दैट वाज एस के धर कमेटी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में भाषाई राज्यों के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया, तो बिकॉज इट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ, तो इसका भी जवाब होगा एस के धर कमेटी। अब एस के धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने साफ साफ ये जो भाषा के आधार पर राज्य है इसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज कोई पैरामीटर नहीं हो सकती। अच्छा, उनका कंसर्न भी था बिकॉज धर्म के नाम पे देश बटा था, उन्होंने सोचा कि लैंग्वेज के नाम पे फिर फूट पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना भी है तो नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं करेंगे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर करेंगे, यानी प्रशासन के आधार पर, कि वो इलाके जहां पे प्रशासन करने में सुविधा होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को आराम से फॉलो किया जा सकता है, उसके हिसाब से हम राज्य बनाएंगे, ना कि राज्य बनाएंगे भाषा के आधार पर। हो सकता है एक पहाड़ी है, पहाड़ी के इधर की साइड और इधर की साइड दोनों लोग सेम भाषा बोलते हो, लेकिन इधर की साइड से पहाड़ी के उधर की साइड का एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो पहाड़ी का एक इलाका हम एक राज्य में रख सकते हैं और दूसरा इलाका दूसरे राज्य में रख सकते हैं। ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। लोगों ने इस पे बड़ा बवाल किया, मतलब इट गॉट द रिसेंटमेंट ऑफ द पीपल कि ऐसा कैसे हो सकता है, गांधी जी का वादा है। और ये एस के धर साहब कौन है, ये तो जज हैं पुराने, पहले अंग्रेजों के लिए जज का काम करते थे, अब ये आजाद हो गए तो इनके लिए। तो लोगों ने इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं, इनफैक्ट बहुत जगह इस रिपोर्ट का विरोध भी किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कुछ जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने सोचा कि इस रिपोर्ट को री एग्जामिन किया जाए। तो एस के धर समिति की रिपोर्ट को री एग्जामिन करने के लिए, यानी दोबारा से उसका पुनरावलोकन करने के लिए एक नई कमेटी बनती है। और कमेटी इस बार किसी पॉलिटिकल अपॉइंटी की नहीं होती, बल्कि जो भारत के सबसे बड़े नेता रहे हैं उन्हीं की एक कमेटी होती है, विच वॉज कॉल्ड जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी बनती है 1948 में। जेवीपी समिति का भी काम यही है, ये देखना कि जो रिपोर्ट एस के धर समिति ने दी है वो रिपोर्ट ठीक है या उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, या कोई थोड़ी भी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। जेवीपी कमेटी अगेन, बिकॉज एस के धर कमेटी भी संविधान सभा के अंदर ही थी और जेवीपी कमेटी उसको एग्जामिन कर रही है, तो ये भी संविधान सभा की आंतरिक समिति ही है। अब जेवीपी का क्या मतलब है, क्योंकि एस के धर साहब पे सबसे बड़ा आरोप यही था कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं है, वो तो सिविल सेवा से आते थे। तो जिन लोगों ने हमसे वादा किया, गांधी जी के आगे आने वाले लोग, कम से कम वो लोग हों वो हमारी बात को समझ सकते हैं, 1920 का प्रॉमिस है। तो 3 लोग इस कमेटी में आए। तो जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, एंड पी स्टैंड्स फॉर पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ गांधी जी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि गांधी की जो सबसे विश्वसनीय कोई सिपह सलार थे तो वो पट्टाभी सीतारमैया थे। 1939 में कांग्रेस में इलेक्शन हुआ था। जनरली कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन नहीं होते थे, एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता था, यानी आपसी मेल जोल से तय एक हो जाता था नाम। लेकिन 39 में ऐसा नहीं था। 39 जो त्रिपुरी सेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अपनी दावेदारी पेश की कि 38 में मैं था अध्यक्ष, 39 में भी बनेंगे, लेकिन गांधी ने उनका विरोध किया और उनकी जगह एक व्यक्ति को दिया आगे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। द पर्सन वाज सो इंपॉर्टेंट टू गांधी जी।
और गांधी जी ने एक व्हिप भी जारी कर दिया कि पट्टाभी की हार मेरी हार होगी। लेकिन हार गए पट्टाभी, क्या कर सकते हैं, सुभाष बोस साहब जी थे। तो कहने का मतलब यह है कि बिकॉज इस टाइम तक आते आते गांधी जी की डेथ हो चुकी है, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी है। तो गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पट्टाभी सीतारामैया और ये दोनों सबसे प्रमुख उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों की कमेटी बनी। तीनों ने एसके धर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको री एग्जामिन किया, और री एग्जामिन करके इस कमेटी ने अपना फैसला जो दिया, यानी इन्होंने जो परिणाम निकाला वो भी ये था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। लिंग्विस्ट रिजेक्टेड दी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यानी भाषाई राज्यों को अस्वीकार कर दिया गया। आर्ग्यूमेंट इनका भी वही कि धर्म के नाम पे देश बटा है। अभी भाषा एक नया माध्यम हो जाएगी, देश के अंदर जो यूनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि भाषा के आधार पर राज्य ना बने। राज्य बनने, नए राज्य बने, हम राज्य बनाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन राज्य बनाने का कंसर्न लैंग्वेज ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पब्लिक वेलफेयर हो, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन हो, लेकिन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। यानी अब तो जब जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया तो लोगों को समझ आ गया कि जो कांग्रेस का प्रॉमिस था, जो गांधी जी ने किया था, पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों की कमेटी रिजेक्ट कर रही है। तो ऐसा एक सिचुएशन होती है, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम साउथ ऑफ इंडिया का मैप देखें जनरली, दैट इज रफली अ मैप। अब ये वाला जो रीजन है ये, दैट वाज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मद्रास उस समय पे। अब जो मद्रास है, मद्रास में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे उस समय पे। एक लोग वो थे जो साउथ ऑफ मद्रास में रहते थे, जनरली दक्षिण मद्रास में, और साउथ ऑफ मद्रास के लोगों की जो मेन लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग बोलते थे तमिल। और एक वो लोग हैं जो नॉर्थ ऑफ मद्रास में रहते हैं, और नॉर्थ ऑफ मद्रास के ज्यादातर लोग तेलुगु भाषा समूह से बिलोंग करते हैं, यानी तेलुगु भाषा बोलते थे। तो इस तरीके का मूवमेंट उधर होना शुरू होता है इस मद्रास रीजन में कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, और एक आंदोलन होता है, और इस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट। तो जो विशाल आंध्र मूवमेंट है, ये मूवमेंट था इसलिए कि हम तेलुगु बोलने वालों के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, यानी नॉर्थ मद्रास को एक अलग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। और ये आंदोलन होता है 1953 में। तो 1953 में क्या हुआ, 1953 में तेलुगु बोलने वालों के लिए सेपरेट स्टेट की मांग उठी। यानी तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग से राज्य। अब इस मांग को किसने उठाया, तो इस मूवमेंट के जो लीडर थे, यानी जो नेतृत्व किया, वो नेतृत्व करने वाले थे मद्रास कांग्रेस के ही एक नेता, जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। इधर मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने बोला कि तमिल से अलग तेलुगु भाषा वर्गों के लिए एक नया राज्य दो, और अगर नया राज्य नहीं देते तो जो मेथड उन्होंने यूज किया वही गांधीयन मेथड, यानी हंगर स्ट्राइक, कि जब तक नया राज्य नहीं मिलता मैं आमरण अनशन करूंगा, कि खाना नहीं खाएंगे जब तक राज्य नहीं मिलता। गवर्नमेंट का भी स्टांस क्लियर था, बिकॉज तीन नेता हैं बड़े, उन्होंने अपनी कमेटी बना ली है, लेकिन ये आमरण अनशन हुआ एंड ही डाइड ऑन 56th डे। जो 56वां दिन था उनके अनशन का, उस पर उनकी डेथ हो गई। यानी एक व्यक्ति अपने कॉज के लिए इतना मुंसलिक है कि उसकी डेथ हो जाती है 56वें दिन। पूरा जो मद्रास रीजन है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिगड़ती है, और अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिक्लेरेशन देती है पार्लियामेंट से एक लॉ पास करके कि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट राज्य बना दिया गया है। तो अक्टूबर 1953 में जो विशाल आंध्र मूवमेंट है, इसकी जो परिणति होती है, यानी इसका जो रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट ये आता है कि तेलुगु स्पीकर के लिए एक सेपरेट स्टेट बनता है, और उस सेपरेट स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश है तेलुगु बोलने वालों के लिए। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, यानी भारत का पहला जो भाषाई राज्य है या भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य है, दैट वाज आंध्र प्रदेश, जो मद्रास में से तेलुगु स्पीकर्स को अलग करके बनाया गया। सो दिस वाज हियर, ये रहा मूवमेंट 1953 का। अब बात कुछ ऐसी है कि भाई बोतल से जिन्न निकल चुका है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर एक स्टेट बन चुका है भाषा के आधार पर, तो अलग अलग राज्यों में मांग शुरू हो गई कि हमें भी भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए। और इसको देखते हुए एक कमेटी बनाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन का निर्माण करती है, एंड दैट कमीशन वाज कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हिंदी में इसको बोल देते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना इन द सेम ईयर 1953, जिस ईयर आंध्र प्रदेश बनाया गया। इस स्टेट का काम क्या है इसको समझ लेते हैं। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तो हमारे देश में स्टेट की कंडीशन ये नहीं है जैसी आज हम देखते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 के दौर में इंडिया में कई कैटेगरी के स्टेट हैं, जैसे कैटेगरी ए के स्टेट हैं, कैटेगरी बी के स्टेट हैं, कैटेगरी सी के स्टेट हैं और कैटेगरी डी के स्टेट हैं। कैटेगरी डी इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसमें अंडमान एंड निकोबार है। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कैटेगरी डी में है, दूर है, उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल है। कैटेगरी ए में थे उस समय के प्रोविंस, प्रोविंस मतलब जो राज्य हैं, जो पहले ब्रिटिश रूल के अंडर डायरेक्टली आते थे, फिर हम आज़ाद हो गए तो प्रोविंसेस है और वहाँ पे लेजिस्लेचर भी हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी ए में है अलग अलग प्रांत, प्रोविंस, प्रोविंस मतलब प्रांत, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पंजाब, ये जितने भी स्टेट हैं ये कैटेगरी ए में थे, जो बड़े राज्य थे। कैटेगरी बी में क्या है? कैटेगरी बी में थे कुछ प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर। क्या मतलब? ये उस समय टोटल प्रांत थे 9, कि ऐसे देशी राजा महाराजा जिनके यहाँ लेजिस्लेचर भी है, यानी जिनके यहाँ विधानसभा विधानमंडल भी है। तो जो बड़ी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद रियासत थी, बड़ी रियासत थी, मैसूर रियासत थी, बड़ी रियासत थी, तो जो बड़े बड़े राजा लोग थे जिनके यहाँ विधानसभा भी थी, उनको हमने डाला कैटेगरी बी में। ऐसे जो देशी रियासतें हैं, यानी विधान मंडल सहित देशी रियासत, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से सिस्टम डिजाइन किया गया था। और ऐसी रियासतें भी थी 9। कैटेगरी सी क्या? जैसे आज के दौर में यूनियन टेरिटरी होते हैं, उस दौर में भी यूनियन टेरिटरी होते थे, केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश थे उस टाइम के, उनको डाल दिया हमने कैटेगरी सी में। तो कैटेगरी सी में आती थी यूनियन टेरिटरीज। यानी केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय देवर 10, और एक कैटेगरी डी में आता था, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से पूरे भारत को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से 4 कैटेगरी में बांटा था। 1953 में महसूस किया गया कि ये जो 4 हमने ग्रुप बना रखे हैं, इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाए। जब इतनी मांग उठ रही है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, और ये जो 4 कैटेगरी हैं इसको भी थोड़ा बहुत ठीक कर लें। तो एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये जो कमीशन है इसमें कुछ मेंबर हैं, कंसर्न मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर हैं वो भी देख लेते हैं। तो इट वाज अ 3 मेंबर कमीशन। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम था फजल अली। तो कई बार एग्जाम में इसको फजल अली आयोग भी लिखा जाता है, क्योंकि ही वाज द चेयरमैन, वो है इसके अध्यक्ष। और बाकी 2 मेंबर ऑन हैं। एक साहब का नाम है के एम पनिक्कर, और दूसरे साहब का नाम है हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 मेंबर और आ गए, यानी इट वाज अ 3 मेंबर कमीशन, यानी ये 2 हैं यहां पर सदस्य।
और इन तीनों ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया दो बातों का कि राज्य जो हमने 4 कैटेगरी में बांट रखे हैं इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कम से कम कैसे कर सकते हैं इन कैटेगरीज को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। और दूसरा जिस बात पे जोर दिया कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। ये जो कमेटी है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट पेश की 1955 में, 1955 में। तो 1955 की जो रिपोर्ट आई उसका इन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। यानी ये पहली कमेटी है जिसने भाषाई राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया कि भाषा एक पैमाना हो सकती है जिसके आधार पर हम राज्य को डिजाइन कर सकते हैं। और भाषा ही नहीं बल्कि कल्चर भी हो सकती है। अगर दो राज्यों की कल्चर एक जैसी है या किसी इलाके की कल्चर एक जैसी है, उसको एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसने भाषाई राज्यों को स्वीकार किया कमेटी ने। दैट वाज फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अच्छा, एक बात और समझ लें, इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि 1 लैंग्वेज इज इक्वल टू 1 स्टेट। ये उन्होंने नहीं कहा है कि हर भाषा का राज्य होना चाहिए, ये उनका आइडिया नहीं है। उनका आइडिया यह है कि अगर भाषा सेम है तो राज्य बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाषा सेम है तो राज्य बनाया ही जाए। तो ये उनका आइडिया था, यहां से उन्होंने शुरू किया फजल अली कमीशन ने। उन्होंने बोला कि कुछ कंसर्न है जिनका हमें याद रखना है, और अगर ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो सेपरेट स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री, कि जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, कोई अगर स्टेट बनाने से देश की सुरक्षा पे खतरा आता है तो फिर उस स्टेट को नहीं बनाया जाएगा, चाहे कैसी भी कल्चर सेम होती हो। यानी राष्ट्र की सुरक्षा व एकता, ये उनका पहला रीजन था। अभी मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कैसे कैसे कम नहीं बनाए गए। दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि भाई अगर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजिनिटी है तो राज्य बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उत्तराखंड बनाया गया ना उत्तर प्रदेश को काट के, क्योंकि वहां के लोगों का कल्चर एक जैसा था या यूपी से मैच नहीं करता था। यानी इसको हम बोल सकते हैं भाषाई या सांस्कृतिक एक रूपता। ये दूसरा कंसर्न था। तीसरा कंसर्न क्या था कि भाई हम फाइनेंशियल मैटर्स भी देखेंगे कि कोई राज्य बना दिया आपने, लेकिन वो राज्य दूसरे राज्यों पे ही डिपेंडेंट है कि उसके पास खुद का टैक्स का इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर पे दूसरे राज्यों पे डिपेंड रहेगा, तो ये कोई अच्छी स्थिति ना हुई। तो तीसरा उन्होंने देखा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल है कि पहाड़ में राज्य बना दिया एक, क्योंकि कल्चर उनकी एक जैसी थी और इतना पहाड़ी इलाका है कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्स, ये एक उन्होंने आइडिया निकाला। जैसे क्या कि फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, आर्थिक, व प्रशासनिक उपबंध, ये प्रशासन वगैरह करने में भी आसानी होनी चाहिए। ये उन्होंने तीसरा पॉइंट रखा। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है, कि जब हम कोई नया राज्य बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव हो कि पब्लिक वेलफेयर हो, लोक कल्याण हो, उस राज्य का भी और साथ ही साथ पूरे देश का भी। यानी पब्लिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट, कि भाई अगर किसी राज्य के लोग मांग कर ही रहे हैं तो भाई बना देना चाहिए वहां पे, अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो। ऑफ द स्टेट एंड नेशन, कि पूरे राष्ट्र के लोगों का और उस राज्य के लोगों का लोक कल्याण हो, राज्य व राष्ट्र के लोगों का लोक कल्याण। ये 4 शर्तें अगर पूरी होती हों तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं पहली शर्त का आपको उदाहरण दूं, आप नोट कर लेना पॉज करके, एक बार मैं उधर कर देता हूं, चलें इसके सामने से हट जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए आगे का नोट करना आसान हो जाए। जैसे अब तो नोट ही कर लिया होगा। उदाहरण के तौर पे कि इंडिया में अगर हम ये देखें, नेपाल का बॉर्डर आता है, फिर ये इंडिया का सिक्किम है,
फिर ये भूटान है ऐसे, और ये एक ऐसे बांग्लादेश का स्ट्रेच है, और फिर ये इंडिया ऐसे जाता है। ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं हम लोग चिकन नेक। अब इसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसे है कि यहाँ पर ये है भूटान, दिस इज भूटान, और ये वाला जो रीजन है दैट इज नेपाल। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इलाके को, अगर मैं जूम कर दूं तो इट विल लुक लाइक दिस, कि यहाँ से भूटान शुरू होता है, यहाँ तक चाइना बैठा हुआ है, यही डोकलाम वाला वो रीजन है जहाँ पर ट्राई जंक्शन था इंडिया नेपाल और चाइना का, जहाँ पे डोकलाम वाला क्लैश हुआ था। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से इंडिया को अगर ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ से तोड़ दिया जाएगा कनेक्शन, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा राज्य चाहिए जिसके पास पुलिस भी ज़्यादा हो और फाइनेंशियल एसेट भी ज़्यादा हो। तो अगर आप मैप में देखेंगे इंडिया के, तो ये एक सेपरेट स्टेट है जो नीचे की तरफ आ जाता है, इट इज़ कॉल्ड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ के लोग, इस वाले रीजन के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये वाले रीजन, हमारी कल्चर कहीं भी बंगाल से नहीं मिलती, ना लैंग्वेज ना कल्चर। ये वो इलाके हैं बंगाल के कि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये कह रहे हैं एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ नेपाल से निकल के आए हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे गोरखालैंड नाम का एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। लेकिन इस बात को स्वीकार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस स्टेट के बनाने से देश की सुरक्षा पे खतरा आएगा, और पहला कंसर्न ये था कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे उत्तराखंड हमने बना दिया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पे झारखंड वगैरह बनाया हमने, पब्लिक वेलफेयर के लिए छत्तीसगढ़ को अलग किया हमने। ये वहाँ के जो ट्राइबल इलाका है छत्तीसगढ़ का, ज़्यादातर उनका मानना था कि हमें इतना वेलफेयर नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने ये रिपोर्ट 1955 में आ गई। 55 की रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, यानी जो पुरानी 4 कैटेगरी के स्टेट थे ना, उस कैटेगरी के स्टेट को हटाने के लिए एक्ट आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये हुआ 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसमें तय किया गया कि ये जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि इस 4 कैटेगरी में इंडियन स्टेट्स को बांटा हुआ था, इन 4 कैटेगरी को खत्म करते हैं और नए तरीके से राज्यों का गठन करते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, और इसके तहत ये जो पुरानी वाली स्कीम थी कि ये कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ लेजिस्लेचर वाले राजा महाराजा हैं, कुछ राज्य हैं, इसको खत्म कर देते हैं। और 1956 के दौर में इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने इंडिया में 14 स्टेट बनाए, कि इंडिया में देयर वुड बी 14 स्टेट्स, 14 राज्य होंगे, एंड देयर विल बी 6 यूनियन टेरिटरीज। और 6 होंगे केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। अच्छा, पिछले पॉइंट में एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, कई लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि सर यूनियन टेरिटरी रखते ही क्यों है। उदाहरण के तौर पे कि अगर आप देखें चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। अब हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ का, वो चंडीगढ़ में है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। तो पंजाब और हरियाणा कभी एक ही स्टेट हुआ करते थे, मतलब हरियाणा पंजाब से निकला है। तो चंडीगढ़ को लेकर दोनों का क्लेम है, और कब बनाया जाए उसे हमने ना हरियाणा को दे सकते हैं ना पंजाब को, क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है, तो हमने उसको यूटी बना दिया। एक तो ये तरीका है क्योंकि इतना कंटेंशियस हो मामला कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, पौंडीचेरी को अगर आप देखें, इधर ही मैं बना देता हूं, तो अगर साउथ ऑफ इंडिया का मैप देखें इस तरीके से, तो पौंडीचेरी बहुत जगह है। यहां पर भी एक पौंडीचेरी है जिसको बोलते हैं माहे पौंडीचेरी, इधर भी एक पौंडीचेरी है जिसका नाम है कराईकल पौंडीचेरी, फिर ऊपर भी एक पौंडीचेरी है विच इज कॉल्ड पुडुचेरी, फिर ऊपर भी एक पौंडीचेरी है जिसका नाम है यनम पुडुचेरी। इतने सारे पौंडीचेरी हैं, इनको सबको मिलाकर पौंडीचेरी बोलते हैं। ये पौंडीचेरी बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है और अरब सागर को भी। तो इनको इनके स्टेट में क्यों नहीं जोड़ देते? जैसे यहाँ पे केरला है, तो माहे को केरला में क्यों नहीं जोड़ देते? क्योंकि पुडुचेरी वो इलाके हैं जहां पर फ्रेंच लोगों की कॉलोनीज थी, तो इनका पूरा कल्चर ही फ्रेंच है, खाना पीना, सिग्निया, आर्किटेक्चर, रोड के नाम सब फ्रेंच है। तो हमने देखा कि स्टेट को ऑर्गेनाइज तब करते हैं जब उनकी कल्चरल होमोजेनिटी हो, सांस्कृतिक एकरूपता हो। तो पौंडीचेरी की सांस्कृतिक एकरूपता नहीं है किसी के साथ, तो इसलिए उसको स्टेट की कैटेगरी में नहीं डाला। तो ये ही रिकमेंडेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम आज तक चलते आ रहे हैं, इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, यानी सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर का वहां होना बड़ा जरूरी है, तो हम यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। जैसे
1961 में जब गोवा पोर्टुगीज से हमने लिया, 62 में उसको हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया कि गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 1987 तक, 1987 तक आते आते स्थिति ठीक हो गई, तो गोवा को हमने राज्य बना दिया, ऐसी सिंपल। ऐसी हिमाचल प्रदेश भी किसी दौर में यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, उसको हमने राज्य की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वो यूनियन टेरिटरी है फिलहाल, लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि जल्दी उसका स्टेटहुड वापस कर दिया जाएगा, यानी कुछ समय बाद वो भी स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, कल्चरल कंसर्न्स हैं, या पब्लिक वेलफेयर है, ये सारी बातें हैं। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनके हमारे पास हो गए तैयार। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो देश में 28 राज्य हैं, तो यानी धीरे धीरे करके नए राज्यों को बढ़ाया गया हमारे देश में। तो कौन से नए राज्यों को बढ़ाया गया ये देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। अब ये थोड़ा फनी है आपके लिए, लेकिन मैं याद रख लेता हूं ऐसे, तो आसान हो जाता है। जैसे आप, ये एक निमोनिक है, अब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन ये कई बार याद रखने में मदद कर देता है। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई नो थोड़ा हंसी का पात्र तो जरूर बनेंगे, बट फिर भी। दैट इज गुन्हा ही मेघ मंत्री सिख आर्मी गो। यू कैन रिपीट, गुन्हा ही मेघ मंत्री सिख आर्मी गो। इसे याद रखने में आसानी हो जाती है। जैसे क्या, जैसे जो मराठवाला रीजन था जिसको बॉम्बे बोलते थे, वहां पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो जो गुजरात है, गु से आए यहां पे गुजरात, तो गुजरात उन लोगों के लिए बनाया गया जो गुजराती बोलते थे, और जो बच गए वो मराठी बोलने वाले थे, उनका स्टेट का नाम बच के हो गया महाराष्ट्र। तो ऐसा स्टेट बनता है गुजरात। ऐसी फिर स्टेट बनता है असम से कट के नागालैंड। नागा पहाड़ी और ट्विनसांग डिस्ट्रिक्ट को ले लिया हमने। फिर पंजाब से कट के एक स्टेट बनता है, दैट वाज हरियाणा। मैंने आपको बताया था हरियाणा और पंजाब एक ही इलाके के थे। फिर उसके बाद नया स्टेट बनता है उसी से कट के जो यूनियन टेरिटरी थी, दैट वाज हिमाचल। फिर हिमाचल के बाद नया स्टेट बनता है मेघालय। मेघ मतलब मेघालय। ये असम का जो नीचे साउथ वाला रीजन था, उसको काट के एक नया राज्य बनाया गया। फिर मंत्री, तो मन स्टैंड्स फॉर मणिपुर। मणिपुर जो शुरुआत की 6 यूनियन टेरिटरी थी, उसमें केंद्र शासित प्रदेश था। समय के साथ साथ इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आता है त्रिपुरा, तो यहां पे त्रिपुरा एक स्टेट बनता है जो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन बाद में उसे भी राज्य बनाया गया। फिर आता है सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट था, आजाद था। चोग्याल वंश के राजाओं का यहां पे राज था। 1975 में हमने एक नया आर्टिकल बनाया था, आर्टिकल 2A। उसके तहत हमने सिक्किम को इंडिया में जोड़ लिया था एज एन ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस का मतलब है कि स्वायत्त राज्य, कि कई इलाकों में इसके अपने कंट्रोल रहेंगे, पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शासन की जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही पार होंगी। लेकिन फिर हमने 36 अमेंडमेंट किया, 36वां संशोधन, और सिक्किम को पूरी तरीके से भारत में जोड़ लिया। तो सिक्किम जो इंडिपेंडेंट था, वहां पे हमने वोटिंग कराई। रेफरेंडम में सिक्किम के 97% लोगों ने भारत को जुड़ना पसंद किया। आप चाहें तो एक किताब है, फेमस किताब है, एक इंडिया के व्यक्ति रहे हैं GBS सिद्धू, रॉ के अधिकारी थे, और ये सिक्किम ऑपरेशन में थे। इन्होंने 2 किताब लिखी हैं, एक सिक्किम के एनेक्सेशन के ऊपर लिखी है और एक खालिस्तान के ऊपर लिखी है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से है, क्योंकि उस ऑपरेशन में थे ही 1975 के। तो यह सिक्किम। फिर आता है आर्मी। आर स्टैंड्स फॉर अरुणाचल, मी स्टैंड्स फॉर मिजोरम, और गो स्टैंड्स फॉर गोवा। तो ये स्टेट बने। उसके बाद जो शुरुआती बाद में स्टेट बने, वो छोटे छोटे स्टेट हैं, वो आपको मालूम ही है। जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर एक स्टेट बनाया था तेलंगाना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जो गुजरात बना, दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960। ये बना जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र है उससे अलग होके।
फिर जो नागालैंड है दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। ये जो स्टेट हैं दोनों ये 1972 में बने। तीसरा स्टेट त्रिपुरा, ये भी 1972 में बना। सिक्किम इंडिया में जुड़ता है 1975 में। ये तीनों जो यूनियन टेरिटरी थी किसी दौर में, स्टेट का दर्जा मिलता है 1987 में। उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तीनों साथ में बनते हैं सन 2000 में, और तेलंगाना बनता है 2014 में। कुल मिला के 14 स्टेट इंडिया में पहले से मौजूद थे, जो हमने देखा 14 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने तय किए थे। उसके बाद ये रहा 15, 16, 17, 18, 19, 20th, फिर 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th। उसके बाद 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य, और ये तेलंगाना था 29वां। लेकिन क्या हुआ, 29वां रहा क्यों नहीं? क्योंकि 2019 में 2019 में स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिवोक्ड। यानी जम्मू कश्मीर ओरिजिनल 11 राज्यों में था, ये जो 14 राज्य शुरुआत में थे, लेकिन 2019 में, अगस्त 2019 में उसके राज्य का दर्जा दे लिया गया। फिलहाल वो यूनियन टेरिटरी है। इस वजह से जो 29 राज्य से घट के दोबारा से हो गए 28। और इस तरीके की जर्नी थी जिसको हमने देखा कि भारत में नए राज्य बनने की शुरुआत हुई। तो जो भाषाई राज्यों की मांग होती है 1920 से, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से वर्तमान में पहुंची है, आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अगर इसको लेकर किसी का कोई भी सवाल है, यूनियन टेरिटरी स्टेट कैसे बने, क्यों इस तरीके से आए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। और अभी नहीं कि जब रिसेंटली वीडियो अपलोड हो, कभी भी अगर आपको लगता है आप 2 साल बाद भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो से और आपको ये मदद कर रही है, और आपको लगता है कि नहीं मेरा एक डाउट है, तो प्लीज़ इसमें बिल्कुल भी झिझक महसूस ना करें। आपका एक एक कमेंट गिव्स अस द मोटिवेशन कि हम आगे और भी अच्छा सा आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो चीज़ों को जानें। अगर आपका कोई मित्र है जो जानना चाहता है थोड़ी बहुत स्टोरी, उसको बताए भी सही। और अगर इसमें अगर आपकी कुछ सजेशंस भी हों तो प्लीज़ सजेशंस भी दें, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अगेन थैंक्स।